साथियों नमस्कार। आज अपन क्लास में कंटिन्यूस रूप में एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं और टॉपिक आपको दिख रहा है पवन परिसंचरण, विंड सर्कुलेशन। पूर्व में जो अपन ने बात की थी प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट, वायुदाब वायुदाब पेटियां, उसी से संदर्भित रूप में ये आगे जुड़ा हुआ टॉपिक है। क्योंकि वायुदाब व पवने दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। पवने जहां अपन कहीं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है तो कहीं ना कहीं वायुदाब पेटियों से और पवनों का जुड़ाव है। तो उस टॉपिक को अपन ने पहले वायुदाब के संदर्भित रूप में बात की है, तो वही चीजें कुछ वापिस रिकॉल रूप में आएंगी अपने सामने। तो आज देखते हैं कि पवन परिसंचरण क्या है, विंड सर्कुलेशन किस रूप में अपन देखते हैं। तो पहले अपन इसकी बेसिक जानकारी को समझते हैं, फिर अपन एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहले तो आपके सामने मैंने लिखा पवन, विंड। वायु और पवन दोनों में कुछ बेसिक अंतर है। वायु की जो गति होती है, देखिए आप, वायु ताप के प्रभाव से जब अपन देखते हैं वायु या तो गर्म होके ऊपर उठती है और ठंडी होती है तो नीचे उतरती है। तो वायु में कैसी गति होती है, जैसे गर्म हुई और गर्म होने से ऊपर उठी और ठंडी होने से नीचे उतरी। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको नाम देते हैं लंबवत, वर्टिकल, लंबवत गति है। तो वायु में लंबवत गति होती है, गर्म होके ऊपर उठना, ठंडी होके नीचे उतरना। अब देखिए पवन, पवन कैसी होती है। पवन के अंदर आप देखिए क्षैतिज गति होती है, हॉरिजेंटल, क्षैतिज गति। जब वायु अपन कहें, जो पवन से संदर्भित टर्म का प्रयोग कर रहे हैं, जब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ वायु की क्षैतिज गति होती है, हॉरिजेंटल गति होती है, तब उसको नाम क्या देते हैं, अपन पवन कहते हैं। और जब ये वायु की क्षैतिज गति होती है तो ये अपन देखते हैं अपने कपड़े हिलते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हिलती हुई नजर आती हैं, तो अपन कहते हैं कि पवन चल रही है। तो सही मायने में पवन क्या है, वायु की क्षैतिज गति। किस रूप में, जैसे मैं आपके सामने कहूं यहां हाई प्रेशर तो यहां लो प्रेशर, और यहां यदि आपके सामने कहा हाई प्रेशर तो यहां लो प्रेशर। इसका तात्पर्य वायु जो अपन कहें क्षैतिज गति वो कैसे चल रही है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, इधर भी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। जब वायु की क्षैतिज गति उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती है तो उसे विंड या फिर पवन कहते हैं। तो पहले तो एक लाइन में इसका अर्थ लिखें। पवन, वायु की क्षैतिज गति, हॉरिजेंटल क्षैतिज गति, जब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वायु की क्षैतिज गति जब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है तो उसे पवन कहते हैं।
तो विंड किसे कहा अपन ने? वायु की क्षैतिज गति, जब जो लिखें तो ठीक रहेगा, क्षैतिज गति जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है तो उसे विंड या पवन कहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल इसमें गति होती है। अब देखिए जो अपन ने हेडिंग में ये लिखा विंड सर्कुलेशन, पवन परिसंचरण, तो ये परिसंचरण किस किस रूप में होता है, फिर अपन इसकी आगे से अलग अलग एक एक पार्ट की चर्चा करेंगे आगे। देखिए आप पहले एक बार बेसिक इसकी जानकारी को समझें आप। पवन परिसंचरण, विंड सर्कुलेशन, विंड से संदर्भित जो अपन कहें पवन परिसंचरण के अंदर बहुत सी जानकारियां हैं जो इसके अंदर छुपी हुई है। पहले एक बार अपन उसको देखते हैं, उसको कैटेगरी वाइज रूप में, अब कौन सा पार्ट किस रूप में है, फिर अपन देखेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, ये अलग अलग पार्ट में अपने को नजर आएगा जिसको अपन अलग अलग रूप में देखेंगे। देखिए आप एक पार्ट लिखा मैंने आपके सामने, ए प्राथमिक परिसंचरण, दूसरा पार्ट है बी सेकेंडरी द्वितीयक परिसंचरण, और तीसरा पार्ट है अपना सी तृतीयक परिसंचरण। तो विंड सर्कुलेशन को तीन पार्ट में डिवाइडेशन किया है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। हर परिसंचरण से संदर्भित कुछ विशेष जानकारी है, देखिए आप इसमें। तो प्राथमिक की जो अपन बात कर रहे हैं, पृथ्वी के कंप्लीट भाग पर सबसे बड़े स्तर के अंदर जहां पवनों का परिसंचरण होता है, और उन पवनों को नाम दिया जाता है स्थायी पवने या सनातनी पवने, जिनको ना या गृहीय पवने। तो जो स्थायी पवनों की बात होती है वो किससे संदर्भित होती है? प्राथमिक परिसंचरण। पृथ्वी पर सबसे बड़े रूप के अंदर पवनों का जो परिसंचरण है वो प्राथमिक परिसंचरण है, और प्राथमिक परिसंचरण में अपन किसकी बात करेंगे? स्थायी पवनों, स्थायी पवने, या इन्हीं को जिसको अपन सनातनी पवने कहते हैं, या ग्रहीय पवने कहते हैं, या प्रचलित पवने जिसको अपन नाम देते हैं, इनके संदर्भ में चर्चा होगी जो सबसे बड़े स्तर पे है। और इसी प्राथमिक परिसंचरण के आधार पे तो दूसरे नंबर पे विकसित होती हैं, उनको नाम दिया जाता है द्वितीयक परिसंचरण। जो अपन की द्वितीयक वाली इनके आधार पे ही चलती हैं, प्राथमिक जो अपन कहें स्थायी पवनों के आधार पे विकसित होती हैं, ये अपन कहें द्वितीयक। और द्वितीयक में क्या आती हैं अपन कहें? द्वितीयक में देखिए सामयिक पवने, जिसमें अपन कहें मानसूनी पवने हैं, चक्रवात है, साइक्लोन, प्रतिचक्रवात है, मानसूनी पवने हैं, चक्रवात है, प्रतिचक्रवात, इसमें भी पवनों का ही परिसंचरण है, पवन ही इसमें गति करती हैं। लेकिन इनका जो विकास है ये इनके आधार पे होता है सेकंड नंबर के ऊपर। तो जहां अपन के मानसूनी पवने हैं, चक्रवात है, प्रतिचक्रवात हैं, इनका अध्ययन किसमें करते हैं? सेकेंडरी यानी द्वितीयक परिसंचरण में। और तृतीयक जो परिसंचरण है
इसमें आती है अपनी लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें। लोकल विंड्स। अब देखिए इसमें प्राथमिक और द्वितीय परिसंचरण दोनों के ऊपर ही आप देखें, ये सबसे बड़े क्षेत्र पे, उसकी अपेक्षा ये उससे छोटे क्षेत्र पे, और ये किसी स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष के अंदर किसी ऋतु के अंदर चलने वाली पवनें हैं, जिसको कहते हैं लोकल विंड्स, एक छोटे एरिया पे। और छोटे एरिया के ऊपर कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं होता है। तो कोरियोलिस बल का प्रभाव इन दो पार्ट पे ही होता है। इसका मतलब प्राथमिक परिसंचरण और द्वितीय परिसंचरण, इन दोनों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है। क्या है कोरियोलिस बल, वो अपन आगे चर्चा करेंगे, जिसके कारण पवनों की दिशा में कुछ विक्षेपण हो जाता है, जिसमें मुड़ाव हो जाता है। तो इस पे आप ये ध्यान रखना, इस वाले पार्ट से इन दोनों से संबंधित, दोनों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है। चक्रवात में आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा किस रूप में होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। ऐसे प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है, दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। तो ये जो जानकारियां जो अपन की बात कर रहे हैं, तो ये सारी जानकारी जो कोरियोलिस बल के आधार पे है। लेकिन कोरियोलिस बल का इफेक्ट, उसका प्रभाव लोकल विंड्स, स्थानीय पवनों पर नहीं होता है, क्योंकि छोटे क्षेत्र के ऊपर चलती है। तब अपने जो टॉपिक हैं, यदि कई बार क्या रहता है कि पाठ्यक्रम में विषय वस्तु में एक ही लाइन लिखी जाती है, विंड सर्कुलेशन, पवन परिसंचरण। अब विद्यार्थी क्या करता है, स्थायी पवनों को पढ़ लिया, लोकल विंड्स को पढ़ लिया, चक्रवात प्रति चक्रवात पे ध्यान नहीं दिया। चक्रवात प्रति चक्रवात से प्रश्न आ गया, फिर उसने कहा कि साहब ये तो सिलेबस से बाहर आ गया। तो सिलेबस से बाहर नहीं है, आपने उस सिलेबस को सही ढंग से डिफाइन नहीं किया। तो विंड सर्कुलेशन में साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड हैं, ऑलरेडी समाहित हैं। ठीक, कई बार टॉपिक चक्रवात प्रति चक्रवात अलग भी दे देता है, नहीं देता है तो ये यदि ऐसा टॉपिक देता है तो उसके अंदर पार्ट जुड़ा हुआ है। मैंने इसीलिए कहा कि ये बड़ा टॉपिक है, इसमें अपन कई स्थायी पवनों की बात करेंगे, कोरियोलिस बल क्या है, सामयिक पवनों की बात करेंगे, मानसून पवनें क्या हैं, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, विश्व में लोकल विंड्स क्या हैं। तो बहुत बड़े पार्ट के रूप में है। तो अपन एक एक पार्ट से अपनी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अपन इनकी शुरुआत करने से पहले कुछ पवनों की संदर्भित ही बात है कि तो अपन एक डायग्राम में कि अपने को पढ़ना क्या है। अब अपन ये देखते हैं कि पवनों की दिशा और गति को कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो उन कारकों की बात करते हैं। और फिर अपन बात करते हुए सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे, अपन प्राथमिक परिसंचरण पे आएंगे, फिर उसके बाद द्वितीयक और उसके बाद तृतीयक के ऊपर। देखिए अब आप, पवनों की दिशा व गति को प्रभावित करने वाले कारक, ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं और इन बेसिक जानकारियों से अपन आगे जानकारियों को समझ पाएंगे, इसलिए अपन ने ये शुरुआत से लिखा है। और सबसे पहले आप इसमें लिखें 1 नंबर पे वायु दाब प्रवणता। या इसको ऐसा भी लिख देता है दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या है, सही मायने में सरल अर्थ इसका यह है वायु दाब में अंतर,
परिवर्तन वो दाब प्रवणता को बताता है। और दाब प्रवणता से ही तय होता है कि पवन की गति धीमी रहेगी या तेज रहेगी। कैसे, देखिए आप इसको इस एग्जाम्पल से समझें तो और ढंग से स्पष्ट होगा। जैसे मैं आपके सामने लिखा, कोई ए बिंदु लिखा, और यहां आपके सामने मैंने लिखा इसमें 1000 MB मिलीबार वायुदाब, और इसको लिखा आपके सामने बी, और यहां लिखा 990 मिलीबार। और पवन ने अपने जो शुरुआत में पवन का अर्थ ही लिखा तो उसमें लिखा था वायु की क्षैतिज गति जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती है। तो पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो आप देखिए इस वाले पार्ट के, फिर मैंने एक दूसरा आपके सामने एक चित्र बनाया, देखिए आप, इसमें लिखा आपके सामने ये सी, और यहां लिखा मैंने आपके सामने 1000 मिलीबार, और इस वाले भाग में लिख दिया आपके सामने डी, और ये लिख दिया आपके सामने 985 मिलीबार। इसका तात्पर्य क्या है, यदि मैं इन दोनों को अलग अलग रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, तो दोनों में देखा जाए तो इस वाले भाग में तो हाई प्रेशर है और इधर वाले भाग में लो प्रेशर है। तो यहाँ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, और इस वाले भाग में लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर। तो पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, और ये दाब प्रवणता ये वायुदाब में अंतर को ही बताता है। अब देखिए आप इसमें और इसकी और जो गहराई की जो जानकारी है, अब देखिए यहां से पवन चली, देखिए आपके सामने, इसका मतलब ये जो तिरछा आपके सामने तीर बनाया है ये ढाल बनाया है। सही मायने में वायुदाब में अंतर वो एक तरीके से ढाल को बताता है। जैसे पानी ऊंचे ढाल से नीचे ढाल की तरफ बहता है, तो पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती हैं। ऐसे इस वाले पार्ट में देखिए आप, और दोनों तीर में आपके खास नजर आएगा इसमें ढाल तीव्र है और इसमें ढाल मंद है। इसकी अपेक्षा इसमें ढाल मंद है। इसका मतलब इसमें धीमी गति से पवन चल रही है और इसमें पवन की गति तेज चल रही। क्यों चल रही है? क्योंकि यहां वायुदाब में जो अंतर है वो अंतर कितना है? 10 मिलीबार का, और यहां वायुदाब में अंतर कितना है? 15 मिलीबार का। इसका मतलब यहां वायुदाब जो प्रवणता है वो अधिक है, यहां वायुदाब प्रवणता कम है। इसका मतलब उच्च वायुदाब प्रवणता वाले भागों में पवनों की गति तेज होती है और निम्न दाब प्रवणता वाले भागों में पवनों की गति धीमी होती है। अब आप इसको एक लाइन में लिख दें, वायुदाब प्रवणता या दाब प्रवणता क्या है? दाब प्रवणता का अर्थ है वायुदाब में परिवर्तन, वायुदाब में परिवर्तन। ये तो अपन इसका एक सामान्य अर्थ लिखा है। अब दाब प्रवणता का अर्थ क्या है? अब देखिए, उच्च दाब प्रवणता वाले भागों में, उच्च दाब प्रवणता वाले भागों में पवनों की गति तीव्र होती है तथा निम्न दाब प्रवणता वाले भागों में पवन की गति धीमी होती है।
ये अपने देखिए इसको इस रूप में लिखा है। अब दाब प्रवणता का क्या फर्क पड़ रहा है? दाब प्रवणता का मतलब वायु दाब में अंतर, परिवर्तन होना। जितना ज्यादा परिवर्तन होगा, चाहे अपन के चलने वाले स्थान से और अपन कहें जहां जा रही है जिस तरफ पवन, तो उसके दोनों के बीच में जितना ज्यादा अंतर होगा उतनी ही ज्यादा दाब प्रवणता होती है, और दाब प्रवणता के कारण पवनों की गति तेज होती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न रखूं इसमें, यदि दाब प्रवणता तेजी से बढ़ती जाती है तो पवनों की गति ऑप्शन ए बढ़ेगी, बी घटेगी, डी अपरिवर्तित रहेगी, या कोई नहीं? आंसर क्या होगा? दाब प्रवणता यदि बढ़ती जाती है तो पवन की गति भी क्या होगी? बढ़ेगी, अंतर ज्यादा होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में आपके सामने लिखूं, यदि दाब प्रवणता बढ़ती जाती है तो पवन की गति, ये लो क्वेश्चनवाचक चिन्ह, पवन की गति क्या होगी? अपन कहें ए घटेगी, बी बढ़ेगी, सी अपरिवर्तित रहेगी, डी पहले बढ़ेगी बाद में घटेगी। इसका मतलब दाब प्रवणता बढ़ रहा है। दाब प्रवणता का मतलब वायु दाब में अंतर, और जितना ज्यादा वायु दाब में अंतर होगा उतनी ज्यादा पवन की गति तेज होगी, और तेज होगी तो इसका मतलब अपन कहीं पवन की गति, तो क्या होगी? पवन की गति बढ़ेगी। तो आंसर क्या बनेगा? बी, पवन की गति बढ़ेगी। तो ये पहला अपना कारक था जिसको अपन ने लिखा दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। दूसरा अब देखिए, अपने इसको लिखा है 1 नंबर लिखा था इसको, अब लिखें 2 नंबर। घर्षण बल, फ्रैक्शन फोर्स, फ्रैक्शन फोर्स घर्षण बल। देखिए पूरी पृथ्वी के ऊपर स्थलीय सतह है, कहीं जलीय सतह है। स्थल वाले भागों पे जब आप देखोगे तो कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं अपन कहीं ऊंची ऊंची भवन और बिल्डिंगें, इमारतें हैं, वनस्पति पेड़ पौधे हैं। तो इनसे पवने टकराकर इनकी गति अवरुद्ध होती है। टकराकर जो अपन के धरातल के ऊपर जो घर्षण बल है ये, उससे अवरुद्ध होती है गति। लेकिन जब ये पवने सागरीय सतह पे पहुंचती हैं, महासागरीय सतह पे पहुंचती है, तो जलीय भाग में कोई रुकावट नहीं होती, तो वहां पवनों की गति तेज हो जाती है। इसका मतलब वहां घर्षण बल कम है, न्यूनतम है। तो स्थलीय भाग पर घर्षण बल ज्यादा होता है और जलीय सतह के ऊपर घर्षण बल न्यूनतम कम होता है, पहली बात। दूसरा, जैसे जैसे अपन धरातल से ऊंचाई के साथ जाते हैं तो जहां अपन के भवन, इमारतें, पेड़ पौधे, ये पठार, मैदानी भाग, ये अधिकांश से आप देखें तो 400-500 मीटर की ऊंचाई तक के भाग में होते हैं। और जहां अपन कहीं सबसे ज्यादा यदि घर्षण बल लगता है, उस घर्षण बल का प्रभाव है, तो लगभग अपन कहें 500 मीटर की ऊंचाई तक होता है। और ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो वहां जाते जाते लगभग 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते जाते तो घर्षण बल लगभग
ना के बराबर हो जाता है। हालांकि आप देखें हिमालय पर्वत, रॉकीज, एंडीज, आल्पस ऐसे ऊंचे पर्वतीय भाग जरूर हैं जो 3 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिक भी हैं, जहां अपन के वहां घर्षण बल ज्यादा भी है ऊंचाई तक, लेकिन सभी जगह नहीं है। तो सामान्यतः 500 मीटर की ऊंचाई तक ज्यादा घर्षण बल है। 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं वहां जाते जाते लगभग नगण्य रूप में हो जाता है। उसके ऊपर फिर पवनें अपने पुनः घर्षण बल समाप्त होने के बाद फिर कोरियोलिस बल के आधार के ऊपर पवनें पुनः गति फिर करती हैं। तो जहां अपन देखिए घर्षण बल के संदर्भित रूप में एक डायग्राम में समझे आप, देखिए आपके सामने ये पर्वत पठार है, मैदानी भाग है, और ये आपके सामने मैंने जलीय सतह बना दी। ये समुद्र है, ये मैदानी भाग, ये पठारी भाग। और इन्हीं भागों पे जब आप देखोगे तो यहाँ बहुत से वृक्ष खड़े हुए हैं, और इन्हीं भागों में आप जब देखोगे तो बहुत सी इमारतें और भवन हैं। इमारत, इमारतें, वृक्ष, पेड़ पौधे, वनस्पति, ये सभी अपन के किस वाले भाग पे हैं? इस धरातलीय सतह पे, धरातल पे हैं। और ये धरातलीय सतह कहां तक है? इस वाले पार्ट तक। और इस वाले भाग में जो समुद्र है, तो इस वाले भाग में अपन कहें केवल और केवल जलीय सतह है। तो पहली बात तो ये होगी, स्थल की अपेक्षा समुद्री सतह के ऊपर घर्षण बल कम लगता है, और इस घर्षण बल के कम प्रभाव होने से यहां जहां भी पवनें केवल जलीय भाग से चलेंगी, वहां पवनों की गति अपेक्षाकृत धरातलीय भाग से वहां गति तीव्र हो जाती है। और ये कंसेप्ट अपने आगे कहीं न कहीं आएगा जब आप देखेंगे वेस्टर्ली विंड, पछुआ पवनें। तो दक्षिणी गोलार्ध में जहां पछुआ पवनों का एरिया है, वहां केवल केवल जलीय विस्तार अधिक है, इसलिए वहां पछुआ पवनों की गति तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। तो अपन के स्थलीय भाग, और ये भी अधिकांशतः अपन देखते हैं तो ये ऊंचाई वाला जो पार्ट है, ये लगभग ज्यादातर अपन कहीं 500 मीटर, और अधिकतम अपन कहीं ये 3000 मीटर की ऊंचाई तक इसका इफेक्ट ज्यादा है। इससे ऊपर जाते हैं तो घर्षण बल फिर कैसा होता है? नगण्य होता है, ना के बराबर लगता है। ठीक, तो अब लिखिए आप इसके बारे में की जानकारी। स्थलीय भागों पर पर्वत, पठार, मैदान, वृक्ष, भवन व इमारतों से घर्षण बल अधिक होने से पवनों की गति अवरुद्ध हो जाती है, जबकि सागरीय सतह या समुद्री सतह, तो अपन समुद्री सतह कह रहे हैं, सागरीय सतह पर न्यूनतम घर्षण बल होने से पवनों की गति तीव्र हो जाती है। फिर देखें आप, एक और प्रश्न आपके सामने बन गया
यदि पूछा जाए न्यूनतम घर्षण बल पाया जाता है पर्वतीय भाग, पठारी भाग, मैदानी भाग, सागरीय सतह या जल सतह या अपन के समुद्री सतह की बात करता है, तो सबसे कम घर्षण बल कहाँ पाया जाएगा? सागरीय सतह पर या फिर समुद्री सतह पे। और इसीलिए अपन के इस वाले भाग में पवनों की गति तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। आगे देखिए, इसी से संदर्भित जो अपन आगे लिखे, जो ये तो अपन ने सतह की बात की, अब ऊंचाई की बात करते हैं। धरातल से 500 मीटर की ऊंचाई तक घर्षण बल का प्रभाव अधिक रहता है। अधिक रहता है तथा लगभग 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर, 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर घर्षण बल नगण्य हो जाता है। नगण्य का मतलब ना के बराबर हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन इसका सर्वाधिक जो प्रभाव है वो कहां तक है? अपन कहें लगभग 500 मीटर की ऊंचाई तक इसका इफेक्ट अधिक है और लगभग 3 किलोमीटर या 3000 मीटर के आसपास की ऊंचाई तक जाते जाते इसका प्रभाव नगण्य रूप में हो जाता है। ये अपनी बातें थी। पहला अपन ने कहा दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट। दूसरा अपन ने कहा घर्षण बल, फ्रैक्शन फोर्स। और फ्रैक्शन फोर्स में देखा कि सबसे ज्यादा धरातलीय सतह पे रहता है और सागरीय सतह पे सबसे कम रहता है। इसलिए सागरीय सतह के ऊपर जाते जाते पवनों की गति तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है। और नेक्स्ट जो तीसरा अपन कहें, देखिए तीसरा जो कारक है अपन कहें कोरियोलिस बल। इसी को कहते हैं विक्षेपक बल, डिफ्लेक्टिव फोर्स। विक्षेपक बल, डिफ्लेक्टिव फोर्स, कोई सा भी दोनों में से नाम दिया जा सकता है। यानी सही मायने में जो अपन कहीं कोरियोलिस बल या विक्षेपक बल जो कह रहे हैं, ये पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। उस घूर्णन गति से उत्पन्न हुआ बल है। घूर्णन का यदि पृथ्वी स्थिर होती तो कोरियोलिस बल या डिफ्लेक्टिव फोर्स, जिसको विक्षेपक बल कह रहे हैं, इसका विक्षेपक बल की उत्पत्ति नहीं होती। यानी जो अपने अक्ष पर घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है, ये ध्यान रखना, इसकी जो उत्पत्ति किससे है? पृथ्वी की घूर्णन गति। घूर्णन गति से उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति किससे हो रही है? पृथ्वी की घूर्णन गति, रोटेशन। और जब अपना जो टॉपिक था पृथ्वी की गतियां, तो घूर्णन गति का एक इफेक्ट भी बताया था, अगर से कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। जो अपन कहें केंद्र वाला भाग है, जो अपन के ध्रुवी, जो अपन के एक्सिस जिसको अपन कह रहे हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल, जहां अपन के नॉर्थ पोल के पास बिल्कुल कम, जहां जीरो जो अपन के डॉट के रूप में, उस वाले भाग से, और जहां पृथ्वी का केंद्र जो बीच वाला भाग, जो विषुवत रेखीय भाग का सबसे बड़ा वृत्त है, उस वाले भाग से ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो अपन देखते हैं कोरियोलिस बल का मान बढ़ता जाता है। इसका मतलब विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान सबसे कम होता है या शून्य होता है, और सबसे ज्यादा अपन कहें विक्षेपक बल की उत्पत्ति कहाँ होती है? ध्रुव वाले भागों में। तो ये एक ऐसा भी प्रश्न जो अपने आगे आता है,
कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो विक्षेपक बल या कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता है। देखिए, और यदि पृथ्वी स्थिर होती तो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति नहीं होती। पृथ्वी के घूर्णन करने से किसी भी जो अपने का पवनों की दिशा के अंदर कुछ मुड़ाव होता है, कुछ विक्षेपण हो जाता है, वो अपनी मूल दिशा से कुछ मुड़ जाती है। तो इस बल की सर्वप्रथम जानकारी फ्रांसीसी विद्वान कोरियोलिस ने दी और इसीलिए इसका नामकरण भी क्या कर दिया, कोरियोलिस बल ही नाम इसका कर दिया। तो इसमें लिखना विक्षेपक बल की सर्वप्रथम जानकारी फ्रांसीसी विद्वान कोरियोलिस ने दी तथा इन्हीं के नाम के आधार पर विक्षेपक बल रिफ्लेक्टिव फोर्स का नाम कोरियोलिस कर दिया गया। इन्हीं के नाम के आधार पर विक्षेपक बल का नाम कोरियोलिस कहा गया है, कहा गया, यानी इन्हीं के आधार पर इसका अपने नामकरण किया गया है। यानी पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न एक काल्पनिक आभासी बल है और इस बल के प्रभाव से पवनें अपनी मूल दिशा से कुछ मुड़ जाती हैं और उसी बल को नाम क्या दिया, कोरियोलिस बल। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, अर्थ लिखते हैं। कोरियोलिस बल, पहले तो अर्थ लिखें। कोरियोलिस बल कहें या इसको अपने विक्षेपक बल कहें, दोनों में से एक ही अर्थ है। पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न आभासी बल, आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, यानी जब पृथ्वी घूमेगी तो उत्पन्न होगा, पृथ्वी नहीं घूमेगी तो नहीं उत्पन्न होगा, तो उसके आभासी हो गया। पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न आभासी बल जिससे पवनें अपनी मूल दिशा से मुड़ जाती हैं या विक्षेपित हो जाती हैं, मूल दिशा से मुड़ जाती हैं, से ही कोरियोलिस बल कहा जाता है। ये तो अपने बेसिक इसका अर्थ लिखा है कि कोरियोलिस बल क्या है। और कोरियोलिस बल क्या कहा, पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न काल्पनिक या आभासी बल जिससे पवनें अपनी मूल दिशा से, जिस तरह पवन जा रही है उसकी मूल दिशा से मुड़ जाती है, विक्षेपित हो जाती हैं। लेकिन कहाँ विक्षेपित होंगी, किस दिशा में विक्षेपित होंगी, इसकी बात नहीं की। इसकी बात कोरियोलिस बल की बात जो अपन कह रहे हैं, इसके प्रभाव को फेरेल ने प्रयोग करते हुए और अपने पवन से संबंधित, पवन की दिशा से संबंधित एक नियम दिया
जिसको नाम रख दिया फेरेल का नियम। तो फेरेल के नियम के अंदर इस कोरोलिस बल को प्रयोग करते हुए से अपना तो पवन से संबंधित नियम दिया। ये तो लिखा है कोरोलिस बल। अब देखिए आप जी में आगे कोरियोलिस बल का प्रयोग करते हुए फेरेल ने अपना पवन की दिशा से संबंधित नियम दिया। यानी फेरेल ने कोरियोलिस बल की खोज नहीं की, कोरियोलिस बल की खोज तो कोरियोलिस ने की, विक्षेपक बल की, और उस बल का प्रयोग किया फेरेल ने, और उस बल का प्रयोग करते हुए फेरेल ने अपना एक नया नियम दिया। नियम क्या दिया? फेरेल ने यह बताने का प्रयास किया अगर जिस दिशा की ओर पवन जा रही है उस दिशा की तरफ यदि मुंह करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं। इस प्रकार उन्होंने ये नियम दिया है। देखिए किस रूप में कहा है। अब लिखें फेरेल का नियम। फेरेल का पहली बात तो फेरेल का नियम किससे संबंधित है? पवन की दिशा से संबंधित। ये ध्यान रखना है भाई, फेरेल का नियम संबंधित है वायु दाब से, पवनों से संदर्भित, तो इस रूप में ये ध्यान रखना। अब देखिए क्या नहीं, फेरेल क्या कह रहा है किस रूप में? जिस दिशा में फेरेल के अनुसार, यानी कि जिस दिशा में पवन प्रवाहित होती है जिस दिशा में पवन प्रवाहित होती है यदि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं तो पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती। और यही फेरेल का नियम अपने को विशेष रूप से याद रखना है। फेरेल ने क्या बताया? फेरेल के नियमानुसार जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है, जिस तरफ पवन जा रही है, तो मैंने कहा कि पवन सामने जा रही है, तो जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं। मान लो इधर से ऐसे जा रही है, आपकी तरफ आ रही है, तो उस तरफ ही मैं मुंह करके खड़ा हो गया, इस तरफ ही जा रही है। तो कह रहा है कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में कैसे मुड़ेगी? दाईं ओर। और अपन के दक्षिण गोलार्ध में कैसे मुड़ जाएंगी? बाईं ओर। कुछ मुड़ाव हो जाएगा, कुछ विक्षेपण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये विक्षेपण बल की उत्पत्ति हो जाती है। यदि पृथ्वी स्थिर होती तो ये कोरियोलिस बल की उत्पत्ति नहीं होती।
तो ये अपन कहें सही मायने में, तो ये आपको ये दो टर्म ध्यान रखनी है। फेरेल के नियम की बात को, और जिस तरफ पवन प्रवाहित हो रही है, जिस तरफ पवन जा रही है, उस दिशा में अपन मुंह करके खड़े हो जाएं, तो उस तरफ जिस दिशा में जा रही उधर ही मुंह करके खड़े हो जाएं, तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। देखिए, आपके सामने मैं इसकी एक छोटी सी जानकारी भी रख देता हूँ, किस रूप में फेरेल कहना चाह रहा है। ये लो। यदि मैंने आपके सामने देखिए ये पृथ्वी का पार्ट बनाया, ये 0 डिग्री, ये 5 डिग्री उत्तर, ये 5 डिग्री दक्षिण, इस रूप। और इस वाले भाग की जब बात करते हैं तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर। और इस वाले भाग में भी देखोगे तो यहां भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। पेटी है। और ये बीच वाले पार्ट की जब बात करते हैं, इस वाले, ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब, ये अपनी प्रेशर बेल्ट है। और जब आप देखते हो दोनों तरफ उच्च वायुदाब की पेटी, तो बीच में अपन कहें निम्न वायुदाब पेटी। और जब ये देखते हैं इस वाले भाग में, तो ये पेटी 30 से 35 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर, और ये भी 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ हेमिस्फेयर में होती है। आगे अपन इसकी परिचर्चा करेंगे कि फेरेल का नियम को अपन एक बार लागू करके देखते हैं किस रूप में। तो सही मायने में पवने अपन कहें, यहाँ तो क्या है उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर, यहाँ क्या है निम्न वायुदाब, इस वाले भाग में उच्च वायुदाब। तो पवने कैसे चलने चाहिए, उच्च वायुदाब से निम्न, उच्च वायुदाब से निम्न, ऐसे चलने। लेकिन पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जो अपने अक्ष पर घूमती है, और उस घूर्णन बल के कारण ही अपन कहें एक विक्षेपक बल की उत्पत्ति होती है। अब फेरेल के नियम की बात करते हैं। फेरेल कह रहा है कि जब पवन इस रूप में आ रही है ऐसे, तो इधर ही दिशा के अंदर आप मुंह करके खड़े हो, तो जैसे ऐसे ही है तो मैं इस रूप में, तो उत्तरी गोलार्ध में कैसे बताया दाईं ओर, तो पवन कैसे मुड़ जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, आप देखिए ये इस तरीके दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में आप देखिए, आपके सामने जैसे मैं कहूँ दक्षिणी गोलार्ध की बात है, तो मैं अब आपके सामने ये स्थिति है ऐसी स्थिति के अनुसार, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, तो अपना हाथ इधर है ये लो बाईं ओर। और यही अपन कहें व्यापारिक पवने हैं, ट्रेड विंड हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, जिस तरफ पवन जा रही है, इसी नियम को बताने का प्रयास किया है। अब देखिए आगे आप, जो अपन कहें इसकी नियम को अपन जो पृथ्वी से संबंधित जहाँ स्थायी पवनों के ऊपर भी नियम लागू होगा, वहां भी इसको एक बार आप चर्चा के रूप में करेंगे, तो देखिए आगे। देखिए आप, मैं आपके सामने ये लाइन बनाई, 0 डिग्री विषुवत रेखा, इस विषुवत रेखा से ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब इस वाली लाइन से ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब पवने किस रूप में होंगी, देखिए आपके सामने इस वाले भाग में मैंने लिख दिया यहां लो प्रेशर,
लो प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब लिख दिया, निम्न वायुदाब, लो प्रेशर, ये लो। अब देखिए इससे ऊपर आपके सामने इस वाले भाग पे लिख दिया उच्च वायुदाब। दोनों गोलार्ध की एक साथ ही बात सही हो जाएंगी। उच्च वायुदाब, फिर आपके सामने इसको लिखा मैंने यहां निम्न वायुदाब। भाई उत्तरी गोलार्ध में भी ऐसी स्थिति बनेगी, दक्षिणी गोलार्ध में भी निम्न वायुदाब, लो प्रेशर, ये। और ये लाइन अपनी डिमार्केशन कर रही है गोलार्ध को, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। पवनों से संदर्भित जो प्रश्न होते हैं उसमें पहला प्रश्न यही होता है, जैसे आपके सामने परमानेंट विंड से प्रश्न होते हैं, जब व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, व्यापारिक पवनों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा कौन सी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा कौन सी होती है। तो दिशा तभी याद रहेगी जब आपको फेरल का नियम ध्यान में रहेगा, और फेरल का जो नियम कह रहा है उसके अनुसार ही अपन बात कर रहे हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूं। यदि पृथ्वी स्थिर होती तब अपन की ये स्थिति होती, तो तब किस रूप में चलती आपके सामने देखिए, ये लो, ये उच्च वायुदाब, ये निम्न वायुदाब, तो पवन इस रूप में आती। ये उच्च वायुदाब, ये निम्न वायुदाब, तो पवन ऐसे चलती। ऐसे दक्षिण में ये उच्च वायुदाब, ये निम्न वायुदाब, ये उच्च वायुदाब, ये निम्न वायुदाब, तो ऐसे चलती। यदि पृथ्वी स्थिर होती तो सीधी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब चलती, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न आभासी जो काल्पनिक बल, जिसको विक्षेपक बल या कोलिश बल कह रहे हैं, उसके कारण फेरल ने बताया जिस तरफ पवन जा रही है उस दिशा की ओर मुंह करके यदि खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ पवनें मुड़ जाती हैं। अब देखिए आप, उत्तरी गोलार्ध जैसे ये स्थिति है, ऊपर वाले तीर, ये मेरी स्थिति यही है इस तीर के अनुसार। आप तो बेहतर तरीका यही है कि अपने आप को खुद को स्थापित कर लें वहां, और फिर देखें दाईं तरफ कौन सा हाथ है और बाईं तरफ आपका कौन सा हाथ, उसके अनुसार चलें। तो जैसे अपने ये स्थापित किया तो यहां से देखें ये उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में कैसे मुड़ेंगी, दाईं तरफ। तो ये देखिए ये मुड़ दाईं ओर। इसी वाली स्थिति में आप देखें अपन यूं खड़े हैं, और ये देखिए आपके सामने ये भी तीर है, लेकिन ये तीर कहाँ का है, ये दक्षिणी गोलार्ध का है। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती हैं, बाईं ओर। इसका मतलब इधर तो दायां हाथ, इधर बायां हाथ, तो ये इस तरफ दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। पवन के तीर की स्थिति वही है, ये भी तीर और ये भी तीर, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ठीक, अब देखिए आप दूसरा तीर, अब ये तीर की स्थिति है और इस तीर की। अब मैं आपके सामने इस तरीके से मूव, इस तीर के अनुसार। अब ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में तो कैसे, दाईं तरफ, तो इस वाले तीर में तो हाथ मेरा इस तरफ है, इसका मतलब ये लो दाईं ओर। और इस वाले तीर में जब आप देखें तो ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, तो इस तरफ गया, तो ये बाईं ओर। ये ध्यान रखें कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये जो दिशा चेंज, ये दिशा इसलिए चेंज हो रही कि पवन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे इसमें तो इधर जा रही थी, इसमें इधर आ रही है, इसमें इधर जा रही, इसमें इधर जा रही है, तो डायरेक्शन चेंज होते ही अपन कहीं, जैसे आप ऐसे खड़े हैं तो अपना दायां हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, जैसे डायरेक्शन चेंज हुई तो अब अपन कहीं इस तरफ जो दायां हाथ हो बायां हाथ बन गया, तो ये डायरेक्शन चेंज इसलिए हुई है। तो अपने का उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। और यदि ये नियम आपको ध्यान है और आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप ये समझें, ऐसा जो दिशा से संदर्भित जो प्रश्न बनेगा उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये तो बात थी फेरल के नियम से संदर्भित। अब देखिए आगे, और यही उसने कहा है, जिस दिशा में पवन प्रभावित होती है यदि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं
तो पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये अपने लिखा है। अब देखिए आगे, कोरियोलिस बल का एक और लिख दें, कोरियोलिस बल का न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम मान की जगह यदि यूं कहे 0 सबसे कम, न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर तथा अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है। अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कोरियोलिस बल का मान बढ़ता जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। विषुवत रेखा के ऊपर जहां कोरियोलिस बल का मान 0 होता है, न्यूनतम होता है, और इसी कारण अपन आगे भी देखेंगे कि यहाँ विषुवत रेखा के पास चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, और जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाते हैं तो ध्रुवीय भागों की तरफ इसका मान बढ़ता जाता है। कि अपन के सर्वाधिक मान ध्रुव के पास और न्यूनतम मान विषुवत रेखा के पास, इस रूप। जितना अधिक कोरियोलिस बल का मान होगा, पवनों में मुड़ाव उतना ही अधिक होगा, ये भी ध्यान रखना है। विक्षेपण बल का प्रभाव पवनों पर अधिक होता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी स्थिर होती, ये आपके सामने एक अजम्पशन, काल्पनिक रूप में आपके सामने बात रख रहा हूं। यदि पृथ्वी स्थिर होती, घूर्णन नहीं करती, यदि पृथ्वी स्थिर होती तथा धरातलीय स्वरूप एक समान होता धरातलीय स्वरूप से तात्पर्य है कि कोई पर्वत, पठार, मैदान इस रूप में कोई नहीं हो, इस रूप में तो धरातलीय स्वरूप एक समान होता, या तो अपन के मैदानी भाग ही होता, पर्वत से भी पवन टकराकर उसकी दिशा मुड़ जाती है। यदि पृथ्वी स्थिर होती तथा धरातलीय स्वरूप एक समान होता तो पवनें समदाब रेखाओं को समकोण पर काटते हुए चलती। ये काल्पनिक रूप में प्रश्न है। किसकी बात कर रहा है? आइसोबार की बात कर रहा है, समदाब रेखाओं की बात कर रहा है। और कब की बात कर रहा है? यदि कोरियोलिस बल की उत्पत्ति नहीं होती, इसका मतलब पृथ्वी क्या है? स्थिर। और स्थिर है तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है? कोरियोलिस बल की उत्पत्ति नहीं होती उससे।
और कोरिलेशन बल की उत्पत्ति नहीं होती तो पवनों में मुड़ाव नहीं होगा, मुड़ाव नहीं होगा तो पवनें समदाब रेखाओं को कैसे काटते हुए चलेंगी, समानांतर चलेंगे या समकोण पे काटते हुए। तब आंसर क्या बनेगा, समकोण पर काटते हुए। कैसे, देखिए आप इसके चित्र को देखिए आप, देखो आप, ये आपके सामने पृथ्वी, और पृथ्वी स्थिर होती ये 0 डिग्री, तो इस वाले भाग में तो अपन ने कहा 0 से 5 नॉर्थ और साउथ। यहां तो कैसे वायुदाब की पेटी थी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, और इस वाले भाग में ध्रुव वाले भागों में कैसी है, उच्च वायुदाब। और जो समदाब रेखाएं हैं, आइसोबार हैं, वो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर क्षैतिज रूप में खींची जाती हैं। जैसे मैं आपके सामने कह दूं, ये समदाब रेखाएं हैं, ये समदाब रेखाएं। मान लो आपके सामने इस वाले भाग पे कहा 1000 MB, इसको कह दिया आपके सामने 995 MB, इसको कह दिया 990 MB, इसको कह दिया अपन ने यहाँ आके 980 MB। वायुदाब लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, या अधिकतम है या न्यूनतम है। तो पवनें कैसे चलेंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, तो पवनें कैसे चलेंगी, इसका मतलब समदाब रेखाओं को कैसे काट रही है, ये समकोण पे। लेकिन अपन कहते हैं कि पृथ्वी तो क्या है, और इसीलिए अपन ने कहा कि जो बीच वाली वायुदाब पेटियां थी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, वो चारों वायुदाब पेटियां पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न होती, वो अपन ने नहीं लिखी, ये केवल तापजन वायुदाब पेटियां लिखी हैं। तो पवने ध्रुव से चलती विषुवत रेखा की तरफ आती इस रूप में, और इस तरीके से अपन के समदाब रेखाओं को समकोण के ऊपर काटती। लेकिन अब कैसे चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में कैसे मुड़ती हैं, जहां अपन ने कहा दाईं ओर, इस रूप ऐसे दाईं ओर मुड़ते हुए, तो तिरछे रूप में चलती है। तो यदि कहीं काल्पनिक प्रश्न आए कि यदि पृथ्वी स्थिर होती या पृथ्वी पर कोरिलेशन बल की उत्पत्ति नहीं होती, तो पवने समदाब रेखाओं को कैसे हैं, समकोण पर काटते हुए चलेंगे। तो ये बातें थी अपनी इससे संदर्भित। अब देखिए आप एक और भी टर्म लिख लें, बायज व बैलेट, बायज व बैलेट का नियम, और ये भी पवन की दिशा से ही संबंधित, तो भी लिख देना, पवनों की दिशा से संबंधित, दिशा से संबंधित नियम है। बायज बैलेट ने भी कोरिलेशन बल का प्रयोग करते हुए उसने बताया है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिण गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा से मुड़ जाती है, लेकिन इसने थोड़ा परिवर्तन इस रूप में कर दिया है कि जिस दिशा से पवन आ रही है उस दिशा में पीठ करके खड़े हो जाएं। तो इसके आधार पर इसने अपना सिद्धांत दिया है या नियम दिया है। तो प्रश्न हो सकता है फेरेल का नियम पवन से, बायज बैलेट का नियम पवन की दिशा से संबंधित, ठीक है। कोरिलेस ने कोरिलेशन बल की उत्पत्ति बताई, उसने बताया कि पवनों की दिशा में मुड़ाव होता है, और कोरिलेशन बल का प्रयोग किया फेरेल ने, और फेरेल ने फिर उसके आधार पर अपना नियम दिया, जिसको नाम रखा अपन ने फेरेल का नियम की नाम की बात की अपन ने। और इसी से संदर्भित जो घर्षण बल से एक टर्म है जो अंत में आप लिखें, जिसको जियोस्ट्रोफी विंड कहते हैं। एक टर्म अलग है, भूविक्षेपी पवने, पवने जियोस्ट्रोफी
विंड। भूविक्षेपी पवने या जियोस्ट्रोफी विंड। देखो अभी अपन ने जो बलों की बात की, में क्या है कि एक बल का नाम लिया था अपने घर्षण बल, और घर्षण बल लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाके नगण्य हो जाता है। तो 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने पर, यानी ऊंचाई के ऊपर जब घर्षण बल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो वहां जाके अपन कहें कि उस समय की जो ऊपर वाली जो पवने हैं वो अपन के कोरियोलिस बल में और संतुलन स्थापित करते हुए चलती हैं, जो अपन के लगभग समदाब रेखाओं के समानांतर रूप में हो जाती हैं, और जिन्हें अपन नाम देते हैं भूविक्षेपी पवने या जियोस्ट्रोफी विंड का, जिसको अपन ने नाम दिया गया है। यानी जिसमें दो बलों की बात करता है, एक कोरियोलिस बल और दूसरा है दाब प्रवणता बल। ये दोनों ही बल संतुलित हो जाते हैं। ऊंचाई के ऊपर जब घर्षण बल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो कोरियोलिस बल व दाब प्रवणता बल में संतुलन स्थापित होकर पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगती हैं, और ऐसी पवनों को नाम क्या दिया जाता है, भूविक्षेपी पवनें। तो एक लाइन में आप इसको अलग अर्थ लिख दें, इसको भूविक्षेपी पवनों को। धरातल से ऊंचाई पे चलती हैं ये। धरातल से ऊंचाई पर जहां घर्षण बल का प्रभाव नगण्य हो जाता है, तो वहां कोरियोलिस बल व दाब प्रवणता बल संतुलित होने से पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगती हैं, जिन्हें भूविक्षेपी पवनें कहते हैं, जियोस्ट्रोफी विंड। भूविक्षेपी पवनें कहते हैं। इसमें क्या है कि धरातल से ऊंचाई पर जहां घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल नगण्य हो जाता है, ना के बराबर, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, वहां कोरियोलिस बल व दाब प्रवणता बल संतुलित हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो पवनें समदाब रेखाओं के पैरेलल समानांतर चलने लगती हैं, जिनको जियोस्ट्रोफी विंड या भूविक्षेपी पवनें कहा जाता है। तो ये अपन ने आज जो बात की है शुरुआत में, विंड सर्कुलेशन, पवन क्या है, विंड सर्कुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया अपने, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक परिसंचरण में। फिर अपन ने बात की पवन की दिशा और गति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, जिसमें अपन ने कहा दाब प्रवणता बल है, घर्षण बल है, कोरियोलिस बल है। कोरियोलिस बल से भी अपन ने कहा कि कोरियोलिस बल की जानकारी कोरियोलिस विद्वान ने दी, जिसका फेरेल ने प्रयोग करते हुए फेरेल का नियम दिया। फेरेल ने बताने का प्रयास किया कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा से जिस तरह पवन प्रभावित हो रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और इसी के आधार पर अपन सभी पवनों की दिशाओं का भी निर्धारण कर पाएंगे। फिर इसी से संदर्भित कहा कि जहाँ
जहां अपन ने कहा कोरिलिस बल का मान सबसे कम या शून्य के बराबर विषुवत रेखा पे होता है, दोनों की तरफ जाते हैं तो वहाँ कोरिलिस बल का मान बढ़ता जाता है। कोरिलिस बल का मान ध्रुव वाले भाग पे सबसे ज्यादा होता है और इसीलिए अपन कहें जैसे जैसे विक्षेपक बल बढ़ता है वैसे वैसे पवनों की दिशा भी मुड़ती जाती है, उनमें मुड़ाव अधिक होता है। और इसी के आधार पर अपन ने बात की जियोस्ट्रोफी विंड, जहाँ अपन के घर्षण बल समाप्त होने के कारण, जहाँ घर्षण बल जैसे ही ऊंचाई के साथ समाप्त हो गया तो दाब प्रवणता बल और कोरिलिस बल संतुलित होके और समदाब रेखाओं के पैरेलल समानांतर पवनें चलती हैं, जिसको नाम दिया है जियोस्ट्रोफी विंड या भूविक्षेपी पवनें। जय हिंद।